गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग अमीबा में पोषण कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग मनुष्य में पोषण क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है और मनुष्य के अंदर पाचन जो होता है वो आहार नाल में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। बच्चों, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां ये दोनों मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र। तो आज मनुष्य का एक पाचन तंत्र का फिगर इसको देख लीजिए। देखो बच्चों, मनुष्य का जो आहार नाल होता है वो लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है, जो माउथ से शुरू होकर के मल द्वार तक होता है। माउथ जो आहार नाल के पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका माउथ होता है जहां से हम भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। माउथ के अंदर जो गुहा होती है जिसको मुख गुहा बक्कल कैविटी कहा जाता है, उस मुख गुहा के अंदर जीवा होती है, दांत होते हैं, तालु होता है जिसमें भोजन को चबाया जाता है। जीवा और मुख गुहा के जो पिछला हिस्सा होता है जिसको फेरिंग्स कहा जाता है, ग्रसनी कहते हैं। इसी ग्रसनी में ये श्वास मार्ग और ये भोजन नली दोनों इसी के ग्रसनी के पिछले सिरे में खुले रहते हैं। भोजन नली, इसको हम ग्रास नली भी कहते हैं। ओसोफेगस। बच्चों, दोनों ज्वाइंट जहां होता है इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, इसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये ढक्कन भोजन निकलते समय इस वायु मार्ग को श्वास मार्ग के ऊपर ढक लेता है, जिसके वजह से भोजन का कण श्वास मार्ग में नहीं जाता है। ये जो ग्रास नली होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन सिर्फ जो है मुख गुहा से आमाशय के अंदर आता है। इसके पेशियों के अंदर एक गति होती है कर्माकुचन। कर्माकुचन के मतलब जब भोजन से सरकता है तो ये जो पेशियां होती हैं, जो नली, उसमें गति वजह से कहीं दबता है, कहीं उठता है, जिसकी वजह से भोजन आगे सरकता है। उस गति को कर्माकुचन कहा जाता है, पेरिस्टालसिस। अब उसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। एक ब्लैडर नुमा रचना होती है, उसको आमाशय कहा जाता है। स्टमक, आमाशय। आमाशय के अंत जो सिरा होता है और छोटी आंत से जुड़ा होता है, जहां पे एक वाल लगा होता है, यहां से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 से 8 मीटर होती है। ये छोटी आंत पतली होती है, जिसमें भोजन, इसके शुरुआती जो हिस्सा होता है वह सी के आकार का होता है, उसे कहा जाता है ग्रहणी। ग्रहणी। उसके बाद छोटी आंत का बीच वाला मध्य भाग होता है, जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इसी छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन होता है।
बच्चों इस ग्रहणी में आमाशय के नीचे एक ग्रंथि होती है जिसको अग्न्याशय कहा जाता है। पैंक्रियाज है, ये गुलाबी रंग की ग्रंथ होती है, हमारे शरीर की बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है ये हार्मोन्स का भी स्रावन करती है और पाचक एंजाइम भी निकालती है। तो पैंक्रियाज से एक नली होती है जिससे इससे निकलने वाला पाचक रस छोटी आंत से ग्रहणी में मिलता है। आमाशय के ऊपर देखो एक रचना बनाई गई है, ये होता है लीवर, यकृत से पित्त रस का स्रावन होता है। वह पित्त रस पित्त की थैली होती है, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। पित्ताशय कहा जाता है, उसमें पित्त रस इकट्ठा होता है और भोजन करने के बाद थोड़ा थोड़ा पित्त रस पित्त नली के द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। तो ग्रहणी के अंदर पित्त रस और अग्नाशय रस दोनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। ये भोजन में थोड़ा थोड़ा मिलते रहते हैं जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। बच्चों छोटी आंत यानी ये छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको क्षुद्र आंत भी कहते हैं। छोटी आंत को क्षुद्र आंत भी कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है लेकिन नाम उसका छोटा है क्योंकि पतली आंत होती है, इसकी मोटाई कम होती है, इसका डायमीटर कम होता है। छोटी आंत का अंतिम जो सिरा होता है बड़ी आंत के सिरे से जहां मिलता है, ये बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत छोटी आंत को चारों तरफ से घेरे रहती है। बड़ी आंत के अंत में मलाशय होता है और मल द्वार होता है। मलाशय में मल इकट्ठा होता है, मल द्वार से समय से बाहर शरीर से निकलता रहता है। ये जो बड़ी आंत और छोटी आंत किस पॉइंट पे मिलते हैं, वहां एक अंगुली के समान बंद नली जैसी रचना होती है जिसको अपेंडिक्स कहा जाता है। इस ज्वाइंट पे अपेंडिक्स, जिसको क्रीम रूप वर्मीफॉर्म, इंग्लिश में इसको वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, क्रीम रूप परिशेषिका। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। शाकाहारी जंतुओं के अंदर ये अपेंडिक्स बड़ा होता है, जिसको हम सीकम कहते हैं, जिसमें सेलुलोज के पाचक होता है और उसके लिए आवश्यक जीवाणु इसी में पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर ये जो अपेंडिक्स होता है, ये अवशेषी अंग होता है। यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। उसमें ये भी अपेंडिक्स जो होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये भी जो है अवशेषी अंग होता है। तो यह मनुष्य का एक पाचन तंत्र का समान संरचना है। अब बच्चों देखो, इस पूरे पाचन तंत्र में पाचन क्रिया और अवशोषण क्रिया होती है। मनुष्य के अंदर पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है और
अंत में कंप्लीट पाचन छोटी आंत में होता है और बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण होता है। तो ये पाचक, ये आहार पूरा मुंह से लेकर मल द्वार तक, ये जो आपके जहां से होकर भोजन गुजरता है वो सभी एक साथ आहार नाल कहा जाता है। उसके साथ साथ इसमें पाचक ग्रंथियां होती हैं जिससे पाचक एंजाइम का स्राव होता है और भोजन को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम इन्हीं से निकलते हैं। तो मुंह में लाल ग्रंथियां होती हैं, आमाशय की दीवारों पे ग्रंथियां होती हैं जिससे श्लेष्म का स्राव होता है और जठर रस निकलते हैं जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे आप। ये आप लीवर जो देख रहे हैं ये भी एक ग्रंथि है जो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है और अग्नाशय ग्रंथि होती है। इसके साथ साथ आंत की दीवारों में भी ग्रंथियां होती हैं जिससे आंतीय रस निकलता है और उसमें भोजन का पाचन होता है। तो इस तरह मनुष्य के पाचन तंत्र में जो प्रमुख अंग होते हैं, जो आहार नाल के प्रमुख जो अंग होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आहार नाल के भाग, अगला पॉइंट है मुंह, मुख गुहा, माउथ एंड बक्कल कैविटी, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है ग्रसनी, यानी मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहा जाता है जिसमें भोजन नली और श्वास नली दोनों खुलती हैं। तीसरा पॉइंट होता है ओसोफेगस क्रॉस नली, क्रॉस नली ये है ओसोफेगस, यहां से जैसे भोजन होकर के मुंह से आमाशय में पहुंचता है वो क्रॉस नली कहलाती है। ओसोफेगस बच्चों इंग्लिश का याद रखोगे, आगे आपको अगली क्लासेस में अध्ययन में सुविधा रहेगी। उसके बाद होता है जो ब्लैडर नुमा रचना आमाशय, स्टमक, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और होता है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसके भाग होते हैं। बड़ी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ये छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला ग्रहणी होता है जिसको शुरुआती सी के आकार का होता है, मध्य आंत होता है, शेष आंत होता है। 3 हिस्से इसके होते हैं। उसी तरह बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं।
कैप्सिकम, ओलन, मलाशय, तथा मलद्वार। बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बच्चों आहार नाम के क्रम को आगे बढ़ाते हैं जो उसका पहला भाग होता है मुख तथा मुखगुहा। मुखगुहा के अंदर दांत होते हैं, जीभ होते हैं और उसके साथ उसकी दीवारों में लार ग्रंथियां होती हैं जिससे लार का स्राव होता है। और मनुष्य में पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। तो मुख गुहा में जो दांत होते हैं मनुष्य में, आज दांतों के बारे में हम जानकारी ग्रहण करेंगे। जो मनुष्य के मुंह में जो दांत होते हैं, वयस्क के मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मुंह में 20 दांत होते हैं, जिसको दूध का दांत कहा जाता है। तो मनुष्य के दांत की एक विशेषता होती है। पहला ये कि जो मनुष्य का दांत होता है वो जबड़े के अंदर फंसे होते हैं, गड्ढों में फंसे होते हैं। इस तरह के दांत को गर्भदंती कहा जाता है। थीकोडॉन। यानी मनुष्य के दांत की विशेषता होती है कि मनुष्य के दांत गर्भदंती होते हैं, थीकोडॉन होते हैं। दूसरी जो विशेषता होती है कि मनुष्य के दांत विषमदंती होते हैं। मनुष्य के मुंह में कई तरह के दांत पाए जाते हैं, उसी को कहा जाता है विषमदंती। हेट्रोडॉन। और तीसरी इसकी विशेषता होती है दांत की, वो होता है द्विबारदंती। द्विबार के मतलब मनुष्य के जो दांत होते हैं वह 2 बार प्राप्त होते हैं। यानी एक तो दूध के दांत होते हैं, फिर उनके टूटने के बाद नए दांत भी जम जाते हैं, उसी को द्विबारदंती कहा जाता है। उसके बाद टूटने को दांत पुनः जो है नहीं निकलते हैं। सिर्फ प्रीमोलर को छोड़कर बाकी सभी दांत 2 बार प्राप्त निकल जाते हैं टूटने के बाद, इसीलिए इसको द्विबारदंती कहा जाता है। तो ये मनुष्य के दांत की मुख्य विशेषता होती है। तो डाइसियोडॉन। अब जो दांत होते हैं मनुष्य के, एक जबड़े का अध्ययन करें हम, जैसे ये मनुष्य का जबड़ा है, इसमें जो दांतों की संख्या 2 जबड़े होते हैं। ये हाफ अगर स्टडी करें तो हाफ जबड़े में मनुष्य के जो दांत होते हैं, इसलिए इस तरह के दांत, इस तरह के दांत, यानी हाथ जबड़े में 4 तरह के दांत होते हैं। ये ढांचे होते हैं नीचे जबड़ों के अंदर,
इसीलिए इसको गर्भदम भी कहा जाता है। अलग प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए इसको विषमदंत भी कहा जाता है। और ये दांत टूटने के बाद दोबारा जमते हैं तो उसको द्विबार दंती कहा जाता है। तो मनुष्य के जो गुहा में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। दांतों के प्रकार 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है कृंतक, को इंसाइजर कहा जाता है। जो सामने के चौड़े दांत होते हैं उन्हीं को हम कृंतक कहते हैं। ये दांत कृंतक होते हैं। उसके बाद उन बगल में 2 दांतों के बगल में आधे जबड़े में नुकीला दांत होता है, जिसको हम रजनक कहते हैं, कैनाइन। ये इंग्लिश टर्म याद रखेंगे नामों को, क्योंकि इससे दंत कुछ याद करने में आसानी होगी। तीसरा होता है अग्रचर्वरक, प्रीमोलर, चौथा दांत मोलर। इसको संकेत रूप में आई लिखा जाता है, सी लिखा जाता है, टी एम लिखा जाता है और एम लिखा जाता है। ये कृंतक होते हैं। उसके बाद जो नुकीला दांत होता है इसको रजनक कहते हैं। ये चीरने फाड़ने का काम करता है। कृंतक कुतरने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। उसके बाद 2 छोटे दांत होते हैं, इसको अग्रचर्वरक, और जो किनारे जो दांत होते हैं बड़े बड़े, इन दांतों को चौवरक। ये 4 दांत हैं। कृंतक काटने का काम करते हैं, रजनक चीरने और फाड़ने के काम करते हैं। यही दांत मांसाहारी जंतुओं जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता में कुछ ज्यादा ही नुकीला होता है, जिससे यह चीरते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं। अग्रचर्वरक और चर्वरक भोजन को चबाने का कार्य। मुंह गुहा में 4 तरह के दांत होते हैं। किसकी कितनी संख्या होती है वो यहाँ नोट कर दे रहे हैं। एक जबड़े के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है? आधे जबड़े में, दोनों जबड़ों में दांतों की संख्या समांतर होती है, जोड़े में होते हैं। तो आधे जबड़े के अंदर जो है हाफ पार्ट में, ये आधे जबड़े के अंदर इसकी संख्या 2 होती है। फिर नीचे जबड़े में भी 2 होती है आधे में। फिर इसके रजनक 1 होती है, इसका भी 1 होता है, इसका 2 होता है, 2 होता है, ये 3 होते हैं और 3 होते हैं। ये हाफ जबड़े के ऊपर के हाफ, अगर इसको डबल कर दें ये संख्या हो जाएगी 4 ऊपर के जबड़े में, अब 4 नीचे के जबड़े में। इसी तरह 2 ऊपर 2 नीचे, ये 4 ऊपर 4 नीचे और 6 ऊपर 6 नीचे। टोटल संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो एक जबड़े में की संख्या कितनी होती है? ये होता है 4, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 6 प्रति जबड़े में दांतों की संख्या। इसकी संख्या कितनी रखी? तो ये इस तरह मिलाकर एक जबड़े के अंदर
कुल 16 दांत हुए। अब इनकी संख्या याद करने के लिए एक होता है दंत सूत्र, डेंटल फार्मूला, कि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कुल दांत 32 होते हैं। इसको फार्मूले के रूप में कैसे याद किया जाता है? यदि संख्या को इस छोटे सांकेतिक रूप पे निरंतर दांतों को आई से लिखा जाता है, टेराइन को सी लिखा जाता है, और चौबलों को टी एम लिखा जाता है, चौबलों को एम लिखते हैं। अगर संख्या को लिखा जाए आई, ऊपर के हाफ जबड़े का संख्या लिखी जाती है, 2 होता है, नीचे 2 होता है। सी होता है, ऊपर 1 होता है, नीचे 1 होता है। प्रीमोलर होते हैं, ऊपर के हाफ जबड़े में 2, नीचे के हाफ जबड़े में 2, और मोलर होता है, ऊपर के 3 और नीचे के 3। ये इसका दंत सूत्र है। इसको और साथ के संकेत हटा दिया जाए, ये दंत सूत्र बन जाता है। यही याद रखा जाता है। ये 21, 23 अपान 21, 23 ये हाफ जबड़े की संख्या है। आधे जबड़े में 2, 3, 2, 5, 3, 8 हुए। आधे जबड़े में नीचे उसी के सामने 10, 8 हुए। इस तरह जो है 16 दांत हो गए। इसका डबल कर दीजिए दोनों पार्ट को। अभी फिगर आधे पार्ट की बात की जाएगी, मुंह के आधे हिस्से की बात की जा रही है, इसके लिए फार्मूला लिखा गया है। तो ये वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है। इस जितने भी दंत होते हैं, जिसमें दांत पाए जाते हैं, उसके अंदर दंत सूत्र लिखा होता है, उसकी संख्या गिनी जा सकती है। दूसरा होता है बच्चों में जो दांत होते हैं, उनको दूध का मिल्क टीथ कहते हैं। उनकी संख्या होती है 20। उनका जो दंत सूत्र लिखा जाता है, ये साइजर उतने रहेंगे, कैनाइन भी वही होते हैं। ये जो प्रीमोलर होते हैं, इनकी संख्या 0 हो जाती है, और मोलर जो होते हैं, इनकी संख्या 3 हो जाती है। 3 नहीं सॉरी 2। इस तरह इसका फार्मूला जो होता है 2102 और 2102, यानी ऊपर 5 और नीचे 5। आधे जबड़े में इनकी संख्या 5 हुई और नीचे 5, 10 हो गई। अब कुल दांतों की संख्या 20 हो जाती है। तो ये दंत सूत्र याद रखना आप लोग लिए आसानी होती है। एक टर्म याद रख लो कि बच्चों के अंदर अग्र चौबड़ दांत नहीं होते हैं, बाकी ये तीनों दांत होते हैं, और वयस्क में ये चारों दांत पाए जाते हैं। ठीक है, इसके आगे का पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे।